Hello students, good morning and most welcome to everyone in today's chemistry class. The today's topic is equivalent weight. So I am going to discuss about equivalent weight. Equivalent weight. Equivalent weight and in short it is known as E-weight. तो सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट क्या होता है मैं आपको मीनिंग बता दूं, उसके बाद फिर इसके बहुत सारे फार्मूले होते हैं, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और हम लोग वन बाय वन डिटेल में पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी सब्सटेंस इज द वेट व्हिच कंबाइन और डिस्प्लेसेस 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम क्लोरीन और 108 ग्राम सिल्वर। मींस किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट वो वेट होता है जो कि 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करे या किसी भी केमिकल रिएक्शन में 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करे, या 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन हो, या 8 ग्राम ऑक्सीजन को किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या करे, डिस्प्लेस करे, या 35.5 ग्राम क्लोरीन से किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन करे, या किसी भी केमिकल रिएक्शन में 35.5 ग्राम क्लोरीन को क्या करे, डिस्प्लेस करे, या 108 ग्राम सिल्वर से कंबाइंड हो या 108 ग्राम सिल्वर को डिस्प्लेस करे। क्लियर? तो equivalent weight of any substance is the weight which combines with 1 gram hydrogen or 8 gram oxygen or 35.5 ग्राम क्लोरीन और 108 ग्राम सिल्वर। तो किसी भी सब्सटेंस का वो वेट जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम से कंबाइन होता हो या डिस्प्लेस करता हो, या 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन होता हो या 8 ग्राम ऑक्सीजन को किसी भी केमिकल रिएक्शन में डिस्प्लेस करता हो, या 35.5 ग्राम क्लोरीन से कंबाइन होता हो या डिस्प्लेस करता हो, या 108 ग्राम सिल्वर से कंबाइंड होता हो या 108 ग्राम सिल्वर को डिस्प्लेस करता हो, वो सब्सटेंस, वो वेट उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। ये तो हो गई बच्चों एक क्लासिकल डेफिनेशन, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि कहीं पर भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या सिल्वर भी हो, इसके अलावा भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो हम लोग कैसे इक्विवेलेंट वेट डिफाइन करेंगे? तो इसके बहुत सारे फार्मूले हैं, उन फार्मूलों की हेल्प से हम इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एलिमेंट। नंबर 1, calculation of equivalent weight of element। किसी भी फ्री एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट हम कैसे फाइंड करेंगे? तो उसका एक जनरल फार्मूला होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू m अपॉन n फैक्टर, m अपॉन n फैक्टर। अब बच्चों ये जो हमने जनरल फार्मूला लिखा हुआ है, ये आगे जितने भी हम पढ़ेंगे उस सब के केस में फार्मूला तो यही लगेगा, लेकिन वहां पे m की मीनिंग चेंज हो जाएगी और n फैक्टर की मीनिंग चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब हम लोग अभी से याद कर लेते हैं, किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो m अपॉन n फैक्टर होता है, बट m एंड n फैक्टर डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ कंपाउंड। क्लियर? हियर m मींस एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, m मींस मोलर एटॉमिc weight and n factor means it means valency of element। तो किसी भी अगर फ्री स्टेट में एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है तो सिंपल सा m अपॉन n फैक्टर, m उसका एटॉमिक मास हो जाएगा, n फैक्टर उसकी वैलेंसी हो जाएगी। वैलेंसी हम सबको पता है, वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली मैग्नीट्यूड नॉट साइन, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक दो हम बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट के। Suppose that equivalent weight of सोडियम, अगर हमें सोडियम का इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है तो अभी मैंने फार्मूला बताया था, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू m अपॉन n फैक्टर। m का है एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, जो कि हमें पता है 23 होता है, तो m के प्लेस में हम पुट कर देंगे 23। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, यानी n फैक्टर इसका 1 हो गया और इसका आंसर आ गया बच्चों 23 आ गया। ऐसा ही अगर हमें मैग्नीशियम को फाइंड करना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ
मैग्नीशियम, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू m अपॉन n फैक्टर। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 और मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है 2 होती है, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 12। ठीक है, कुछ हम कंपाउंड में देख लेते हैं। मान लो यहाँ हमारे पास एक कंपाउंड CH4 है। अब CH4 में हमें कार्बन का इक्विवेलेंट वेट मास फाइंड करना है। तो CH4 में कार्बन कितने ग्राम है 12 ग्राम है, और हाइड्रोजन यहाँ पे कितने ग्राम है 4 एटम है, दैट इज 4 ग्राम है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 4 ग्राम हाइड्रोजन से कार्बन कितना कंबाइंड हो रहा है 12 ग्राम। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन से कार्बन कितना कंबाइंड होगा 12/4। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन 12/4 दैट इज 3। क्लियर। ऐसे ही मान लो हमारे पास अगला एग्जाम्पल है NH3। अब हमें यहाँ पे नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है। तो नाइट्रोजन के इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने के लिए इस पूरे 1 मोल कंपाउंड में नाइट्रोजन कितने ग्राम है, नाइट्रोजन यहाँ पे 14 ग्राम और हाइड्रोजन यहाँ पे कितने ग्राम है 3 ग्राम है। ठीक, तो कहने का मतलब कि 3 ग्राम हाइड्रोजन से नाइट्रोजन कितना कंबाइंड हो रहा है 14 ग्राम। और हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है 1 ग्राम हाइड्रोजन से जितना सब्सटेंस कंबाइंड होता है उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। तो 3 ग्राम से 14 ग्राम कंबाइंड होता है, तो 1 ग्राम से कितना कंबाइंड होगा 14/3। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन 14/3। इसके बाद बच्चों हम इक्विवेलेंट वेट एसिड्स के केस में देख लेते हैं, क्योंकि जब हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो वहां पे जनरली एसिड, बेसेस और सॉल्ट उनकी हमें नॉर्मलिटी फाइंड कराया जाता है, नॉर्मलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें भी इक्विवेलेंट वेट टर्म आता है नॉर्मलिटी में। तो हम लोग उन कंपाउंडों के इक्विवेलेंट वेट पढ़ लेते हैं। नंबर 2, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड्स। इसका भी बच्चों फार्मूला मैंने अभी जो बताया था वही फार्मूला है, बस यहाँ पे मीनिंग चेंज हो जाएगी। इक्विवेलेंट वेट m/n फैक्टर। अब यहाँ पे m क्या है, m है मोलर मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड। m यहाँ पे है मोलर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड, और यहाँ पे जो n फैक्टर है, n फैक्टर यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। n फैक्टर इज द basicity of acid. The term basicity is used in case of acid and the term acidity is used in case of bases. Therefore, n factor is basicity of acid. और basicity of acid का मतलब क्या होता है, एक मॉलिक्यूल जितने H+ आयन एक्वा सॉल्यूशन में लिबरेट करता है, डोनेट करता है, रिलीज करता है, वो क्या होता है n फैक्टर एसिड का कहलाता है। नंबर ऑफ H+ ions released by one molecule of acid in water. तो वो उसका n फैक्टर हो गया। अब यहाँ पे कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो एग्जाम्पल है HCl। तो HCl का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा m/n फैक्टर। इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 36.5 /1। H2SO4 का देखेंगे, H2SO4 इक्विवेलेंट वेट, तो इसका n फैक्टर तो 2 होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों हाइड्रोजन रिलीज कर देता है, और मॉलिक्यूलर वेट क्या है इसका 98 है। तो 98/2 दैट इज 49 हो गया। HNO3 के केस में हम लोग देख लेते हैं इक्विवेलेंट वेट। तो HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट 63, n फैक्टर 1, 63 हो गया। ऐसे ही 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं एसिड के। HNO3 के बाद हम लोग देख लेते हैं बच्चों एस्टिक एसिड CH3COOH। इसका इक्विवेलेंट वेट, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है और n फैक्टर 1 है, 60 आ जाएगा। लेकिन जब कभी भी कोई भी एसिड किसी भी केमिकल रिएक्शन में दिया जाता है तो उस केस में जो उसका n फैक्टर होता है वो केमिकल रिएक्शन के हिसाब से बताना है, ना कि हमें जो लर्न है वो बताना है। फॉर एग्जांपल H2SO4
प्लस NaOH इज इक्वल्स टू NaHSO4 प्लस H2O। अब यहाँ पे H2SO4 किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए बच्चों की इसका इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे क्या होगा, तो इसका इक्विवेलेंट वेट अभी हमने बताया था m अपान n फैक्टर। अगर आपने लिखा m अपान n फैक्टर 2 तो यहाँ पे ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल H2SO4 दो हाइड्रोजन नहीं रिलीज कर रहा है। ये इस केमिकल रिएक्शन में एक मोल वाटर बन रहा है और वाटर किससे बनता है, H प्लस और OH माइनस से। तो एक वाटर में एक H प्लस और एक OH माइनस प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे एक ही वाटर बना है, इसका मतलब एक ही H प्लस आए हैं और वो एक H प्लस कहाँ से आया होगा, H2SO4 से आया होगा। इसका मतलब यहाँ पे H2SO4 का इनफैक्टर 2 नहीं, इनफैक्टर क्या है, 1 है। तो इसका जो करेक्ट इक्विवेलेंट वेट होगा m अपान n फैक्टर 98 अपान 1। Clear students? It means the n factor of H2SO4 is not every time 2. It depends upon the type of chemical reaction. If both hydrogen liberated by H2SO4, then n factor will be 2. If one liberated, then n factor will be 1. And if without any reaction, question given, then the n factor will be 2. Okay students? Example number next. S3PO2, S3PO3, S3PO4. These are oxy acids of phosphorus. According to formulae, all compounds have 3 hydrogen atoms, but not n factor 3 in case of all cases. Therefore, if we want to find the n factor of compound, then firstly we should draw the structure of these compounds. Clear students? सबसे पहले इनके हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद हमें देखना है कि किसका एन फैक्टर क्या होगा। जरूरी नहीं कि सबका 3 ही हो। सबसे पहले हम S3PO2 का देखते हैं। P डबल बॉन्ड O, OH, H एंड H। P डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड H। P डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड OH। ये स्ट्रक्चर S3PO2 का है। H3 हो गया, PO2 हो गया, S3PO3, H3PO3 हो गया, S3PO4, H3 एंड PO4 हो गया, S3PO4 हो गया। अब बच्चों यहाँ पे देखने में तो सबके पास 3 हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें वही हाइड्रोजन वाटर में रिलीज होगा जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है। Which hydrogen? That hydrogen which is directly attached with oxygen atom, because of electronegativity of oxygen atom is more. Oxygen is the second most electronegative element in whole periodic table. Those hydrogen which are directly attached with phosphorus, they are not ionizable since the electronegativity of phosphorus is too much less than oxygen. Therefore, those hydrogen are ionizable which are directly attached with oxygen. वही रिलीज होंगे जो ऑक्सीजन से अटैच हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ये हाइड्रोजन रिलीज होगा, यहाँ पे ये ऑक्सीजन से लगा है ये रिलीज होगा, और यहाँ पे ये भी रिलीज होगा, यहाँ भी रिलीज होगा और यहाँ भी रिलीज हो जाएगा। तो इसलिए एक मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं, और इसमें एक मॉलिक्यूल में तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं। इसलिए इसका एन फैक्टर 1, एन फैक्टर 2, एन फैक्टर 3। इक्विवेलेंट वेट m अपान 1, इक्विवेलेंट वेट m अपान 2, इक्विवेलेंट वेट m अपान 3। m मॉलिक्यूलर वेट ऑफ S3PO2, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ S3PO3 एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ S3PO4। इनके नाम भी हमें पता होना चाहिए। हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, और ये है फास्फोरिक या आर्थो फास्फोरिक एसिड।
हाइपोफास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड और फास्फोरिक या ऑर्थोफास्फोरिक एसिड। तो ये हो गए इनके इन्फेक्टर और इनके इक्विवेलेंट वेट। लेकिन बच्चों ऐसा जरूरी नहीं कि H3PO4 का इन्फेक्टर ऑलवेज 3 हो। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में पूछा गया है तो वहां पे इसका इन्फेक्टर जरूरी नहीं कि 3 हो, वहां पे उस केमिकल रिएक्शन में हमें देख के बताना है कि इसका इन्फेक्टर क्या होगा। तो इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। H3PO4 प्लस NaOH, NaH2PO4 प्लस H2O, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू M अपान N फैक्टर M अपान। अब यहाँ पे देखो बच्चों, एसिड और बेस की रिएक्शन हुई, सॉल्ट और वाटर फॉर्म हुआ है, एक ही मॉलिक्यूल वाटर फॉर्म हुआ है और एक मॉलिक्यूल वाटर में एक ही H प्लस होता है और एक ही OH माइनस आयन होते हैं। तो एक वाटर मॉलिक्यूल में एक H प्लस प्रेजेंट है और वो H प्लस कहाँ से आया है? H3PO4 से। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल H3PO4 ने कितने हाइड्रोजन रिलीज किया है? 1 रिलीज किया है। तो इसलिए यहाँ पे इसका इन्फेक्टर क्या होगा? 1 होगा, 3 नहीं होगा। तो इसका इन्फेक्टर 1 होगा और ये इसका इक्विवेलेंट वेट इस रिएक्शन में होगा। अगर हम यही रिएक्शन एक दूसरी तरह से नोट कर दें, H3PO4 प्लस 2 NaOH गिव्स Na2HPO4 Na2HPO4 प्लस 2H2O, Na2HPO4 प्लस 2H2O। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे 2 वाटर फॉर्म हुए हैं। 2 वाटर का मतलब ये हुआ कि 2 H और 2 OH। तो 2 H तो एसिड से मिले होंगे, 2 OH बेस से मिले होंगे। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ने 2 H दिया है, तो एक मॉलिक्यूल ने 2 H दिया है, तो इसलिए इसका इन्फेक्टर क्या हो गया? 2 हो गया। तो इसका इन्फेक्टर हो गया 2 और इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया? M अपान 2 हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हो गया एसिड का इक्विवेलेंट वेट। अब एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं, H3BO3, इसको हम BOH होल थ्राइस भी कहते हैं या बोरिक एसिड बोलते हैं, बोरिक एसिड। इसका इन्फेक्टर देखने में तो 3 लग रहा है, लेकिन इसका इन्फेक्टर 3 नहीं होता है। इसका इन्फेक्टर 1 होता है। कैसे 1 होता है? इसके स्ट्रक्चर से क्लियर होता है। ये जो B है, OH OH OH, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं, अभी भी एक पेयर डेफिशिएंट है, तो ये H रिलीज नहीं करता, एक OH माइनस आयन एक्सेप्ट करता है। तो एक OH माइनस जब एक्सेप्ट करता है तो एक पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड से आ जाती है, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है। तो इसलिए इसका इन्फेक्टर क्या होता है? इन्फेक्टर इसका 1 होता है, क्योंकि इसकी बेसिसिटी क्या है? 1। बेसिसिटी क्या है इसकी? 1। तो इन्फेक्टर भी 1 हो गया। इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया? M अपान 1। तो देखने में 3 लग रहा है, लेकिन इन्फेक्टर क्या है इसका? 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करता, एक OH माइनस आयन एक्सेप्ट करता है ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए। तो बच्चों ये हो गए आज इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड्स। ठीक, इसके बाद अगले हम अपने लेक्चर में नेक्स्ट टर्म पे हम लोग इक्विवेलेंट वेट पढ़ेंगे बेसिस के केस में। थैंक यू, वेरी गुड।